हेलो एवरीवन, एक बार फिर से फ्यूचर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग मौर्य वंश का अध्ययन करेंगे। इसके पिछली वीडियो में हमने विदेशी आक्रमण देखा, जिसमें हमने ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण देखा। यूनानी आक्रमण के अंदर हमने सिकंदर का आक्रमण देखा। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तब भारत पे नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद शासन कर रहे थे। चाणक्य को जब सिकंदर के आक्रमण का पता चला तब वो घनानंद के दरबार में सिकंदर के बारे में बताने गया, परंतु घनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया और अपने दरबार से उसे अपमानित कर निकाल दिया। तब चाणक्य ने यह प्रतिज्ञा की कि वो घनानंद को मगध की गद्दी से नीचे उतार कर ही समझे दम लेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सिकंदर के आक्रमण के बाद जब सिकंदर के सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, तब सिकंदर वापस जाने लगा और बेबीलोन में उसकी मृत्यु भी हो गई। फिर 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर चाणक्य ने घनानंद के ऊपर आक्रमण किया, घनानंद को पराजित किया और घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और 322 ईसा पूर्व में वो राजा बना। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है वो 323 से 148 ईसा पूर्व का शासनकाल चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है। मौर्य वंश की स्थापना हो गई। मौर्य वंश के बारे में जानने के लिए, मौर्य वंश की व्यवस्था को जानने के लिए कुछ स्रोत है। अगर हम ऐतिहासिक स्रोत की बात करें तो चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, जिसमें आपको मौर्यकालीन व्यवस्था, सामाजिक, राजनीतिक और इसके इतिहास के बारे में आपको पता चलेगी। साथ ही मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इनके द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका से भी आपको मौर्यकालीन व्यवस्था का पता चलेगा। साथ ही 7वीं शताब्दी में विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई मुद्रा शास्त्र, एक नाटक, जिसमें आपको चाणक्य के रणनीतियों का पता चलेगा कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनके दुश्मन होते थे, उनके शत्रु होते थे, उन्हें पराजित करने के लिए चाणक्य जो रणनीति बनाते थे, उन रणनीतियों का पता इस नाटक मुद्रा शास्त्र में पता चलेगा, जो विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। साथ ही कुछ जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ भी है, जिससे हमें मौर्यकालीन व्यवस्था का पता चलता है, जैसे कि कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वन, दिव्यवादन, महावंश और दीपवंश। ये कुछ जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं। साथ ही सोमदेव के द्वारा लिखी गई कथा सरित सागर में भी चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया गया है। ये तो कुछ ऐतिहासिक स्रोत की बात हुई। अगर हम पुरातात्विक स्रोत को देखें तो अशोक के शिलालेख, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख, इन अभिलेखों से भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि मौर्य वंश जो था, इसका विस्तार क्या था, तो मौर्य वंश उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला था, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक और उत्तर पश्चिम की दिशा में हिंदू कुश पर्वत तक मौर्य वंश का शासन चल रहा था। ये मौर्य वंश का विस्तार है। यहाँ का एरिया मौर्य वंश का एरिया था। अब अगर हम बात करें मौर्य वंश के शासक की, तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग शासकों ने शासन किया। अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य ही। उनके उत्तराधिकारी बने बिंदुसार, अशोक, उसके बाद दशरथ मौर्य, फिर संप्रति ने शासन किया, शालीशुक ने, देववर्मन ने, शतधन्वन ने, और मौर्य वंश के अंतिम शासक रहे वृहद्रथ। मौर्य वंश के अंतिम शासक रहे वृहद्रथ। परंतु हमें इनमें सिर्फ 3 ऐसे शासक हैं जिनके बारे में अध्ययन करना है, और ये एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है: चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक।
ये 3 ऐसे शासक हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था वो था 323 ईसा पूर्व से 148 ईसा पूर्व का शासन काल था। और इनके जो गुरु थे, इनके गुरु और इनके प्रधानमंत्री दोनों एक ही थे, जिनका नाम था चाणक्य। इन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य इन दो नामों से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य और इसे ही इन्होंने प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर रखा था, जिनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के ऊपर आक्रमण किया और घनानंद को पराजित कर दिया, तब घनानंद की जो पुत्री थी जिसका नाम था दुर्धरा, घनानंद की पुत्री थी दुर्धरा, इससे चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर लिया और इसी दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की और जब घनानंद को पराजित किया तब उनकी पुत्री दुर्धरा से इन्होंने विवाह कर लिया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का एक और नाम था एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य का एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस ये दो अन्य नाम भी थे। प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस का नाम दिया था और जस्टिस ने सैंड्रोकोटस का नाम दिया था। और ये हमें कैसे पता चला? तो 1793 में सर विलियम जोन्स ने बताया कि एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस जो नाम है वो एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है और ये नाम उन्हें प्लूटार्क और जस्टिस ने दिए हैं। जब सिकंदर जो है वापस चला गया और बेबीलोन में जाते वक्त उसकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन 305 ईसा पूर्व में उसका जो थल सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, ये वापस मगध पर आक्रमण करने के लिए आया 305 ईसा पूर्व। उसे लगा कि घनानंद अभी भी मगध पे राज कर रहा है, परंतु मगध पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था और सेल्यूकस निकेटर ने जब मगध पर आक्रमण किया तब वो पराजित हो गया। और जब ये पराजित हो गया तो इसकी पुत्री का नाम था कार्नेलिया, जिसे हेलेना के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनसे भी विवाह कर लिया। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर लिया। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात और मकरान ये जगहों को चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी जो है वो सेल्यूकस निकेटर को भेंट के रूप में दी। उपहार में सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथियां दी। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर दोबारा आया था लेकिन वो पराजित हो गया और उनकी पुत्री कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर लिया। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया उन्होंने। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दे दी। मेगास्थनीज का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में और इन्होंने मौर्यकालीन व्यवस्था का जो भी विवरण है वो उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखी है। जब चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय आ गया तब इन्होंने जैन धर्म अपना लिया, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। जैन गुरु थे भद्रबाहु, इनसे वो बहुत ही प्रभावित हुए। जैन गुरु भद्रबाहु से ये काफी प्रभावित हुए और उनकी ही आज्ञा लेकर ये चले गए कर्नाटक के श्रवणबेलगोला ये यहाँ चले गए
और संलेखना विधि के द्वारा इन्होंने अपने प्राण को त्याग दे दिया। संलेखना विधि के द्वारा ये 298 ईसा पूर्व में अपने प्राण को त्याग दिया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपनी आखिरी समय में जैन धर्म को स्वीकार करके कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर अपने प्राण को इन्होंने त्याग दिया। और इसके बाद इनका उत्तराधिकारी बना बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। जो शत्रुओं का नाश करे उन्हें अमित्रघात कहते हैं, और बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। ये चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का पुत्र था। बिंदुसार के टाइम इनके राज दरबार में डायमेकस आया था, जो कि सीरिया नरेश एंटियकस का राजदूत था। डायमेकस आया था बिंदुसार के राज दरबार में, जो कि सीरिया का राजदूत था। सीरिया नरेश एंटियकस का राजदूत था। जब ये डायमेकस आया तब बिंदुसार ने सीरिया नरेश से कुछ डिमांड किए थे, कुछ मंगवाया। क्या मंगवाया? तो अंजीर, मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक। ठीक है, अंजीर, मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक की मांग की बिंदुसार ने। किससे? सीरिया नरेश से। सीरिया नरेश ने अंजीर और मीठी शराब की मांग को तो पूरा कर दिया, लेकिन उन्होंने यूनानी दार्शनिक की मांग को ठुकरा दिया, क्योंकि कुछ कानूनी कारण थे, कुछ कानूनी वजह थी कि वो यूनानी दार्शनिक को भारत नहीं भेज सकते थे। इसलिए उन्होंने इस मांग को ठुकरा दी थी। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और बिंदुसार के बड़े पुत्र का नाम था सुसीम और छोटे पुत्र का नाम था अशोक। एक बार क्या हुआ कि तक्षशिला में बहुत बड़ा विद्रोह हो गया, और उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम जो है वो उस विद्रोह को दबाने में विफल हो गया। तब बिंदुसार ने अपने छोटे बेटे अशोक को तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। उस समय अशोक जो था अवंती का राज्यपाल था। और जब तक्षशिला के विद्रोह को अशोक दबाने गया तो उन्होंने बहुत ज्यादा क्रूरता के पूर्वक तक्षशिला के विद्रोह को दबा दिया, और वो सफल हो गया बहुत। लेकिन अशोक जो था वो बहुत ही क्रूर राजा हुआ करता था। बाद में वो बौद्ध धर्म अपनाकर शांत हो गया था, लेकिन शुरू में वो बहुत ही क्रूर शासक था। तो बिंदुसार के बाद जो उत्तराधिकारी बना वो उनका पुत्र था अशोक। ठीक है, तो बिंदुसार के बाद जो उत्तराधिकारी बना वो था अशोक।